विजयनगर, इसका मतलब है विजय का शहर। ये सिर्फ एक नाम नहीं है, ये कहानी है मध्यकालीन भारत के सबसे शक्तिशाली और सबसे अमीर साम्राज्यों में से एक की। आज जब हम्पी के खंडरों को देखते हैं तो जहन में एक ही सवाल आता है कि जो शहर कभी दुनिया के सबसे अमीर शहरों में से एक था, उसका ऐसा हश्र कैसे हुआ? आखिर कैसे हुआ इसका उदय और क्यों हुआ इसका पतन? चलिए आज इसी शानदार साम्राज्य की कहानी को समझते हैं। तो कहानी शुरू होती है 14वीं शताब्दी के दक्षिण भारत से। माहौल में ना एक तरह की उथल-पुथल थी। जो बड़ी बड़ी शक्तियां थीं जैसे होयसल और काकतीय, वो सब कमजोर पड़ रही थी। मतलब एक पावर वैक्यूम, एक राजनीतिक शून्य सा बन गया था। और कहते हैं ना, संकट ही नए अवसरों को जन्म देता है। ठीक ऐसा ही हुआ और इसी संकट के बीच एक नए साम्राज्य की नींव रखी गई। देखिए, ये संकट कोई छोटा-मोटा नहीं था। एक तरफ तो पुराने जमे जमाए राज्य खत्म हो रहे थे और दूसरी तरफ दिल्ली सल्तनत दक्षिण की तरफ तेजी से बढ़ रही थी। इस सब के चलते व्यापार ठप हो रहा था और पूरी सामाजिक व्यवस्था हिल गई थी। ऐसे में एक नई स्थिर शक्ति की जरूरत महसूस हो रही थी और इसी जरूरत को पूरा करने के लिए सामने आए दो भाई, हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम। उन्होंने 1336 में तुंगभद्रा नदी के किनारे अपनी राजधानी बसाई, जिसका नाम रखा विजयनगर। और ये दक्षिण भारत में स्थिरता लाने की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम था। ठीक है, साम्राज्य की स्थापना तो हो गई, पर सवाल ये है कि विजयनगर इतना शक्तिशाली और इतना अमीर बना कैसे? चलिए देखते हैं कि अपने चरम पर यह साम्राज्य कैसा दिखता था। तो इनकी कामयाबी का एक बहुत बड़ा राज था इनकी शासन प्रणाली, जिसे नायंकर व्यवस्था कहते हैं। ये सिस्टम बड़ा कमाल का था। इसमें राजा क्या करते थे कि वो अपने सैन्य प्रमुखों यानी नायकों को जमीन का एक टुकड़ा दे देते थे। बदले में इन नायकों की जिम्मेदारी थी कि वो राजा के लिए एक सेना तैयार रखें और उन्हें टैक्स भी चुकाएं। अब सुनने में ये शायद यूरोप के सामंतवाद जैसा लगे, है ना? लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा फर्क था। विजयनगर में ये व्यवस्था पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती थी और इस पर केंद्र यानी राजा का कंट्रोल कहीं ज्यादा मजबूत था। इससे राजा की ताकत हमेशा बनी रहती थी। विजयनगर सिर्फ एक मिलिट्री पावर नहीं था, बल्कि एक इकोनॉमिक सुपर पावर भी था। सोचिए, यहां से मसाले, कपड़े और कीमती पत्थर पूरी दुनिया में भेजे जाते थे और अपनी सेना को मजबूत करने के लिए ये लोग अरब से बेहतरीन घोड़े मंगवाते थे। यहां तक कि उनकी अपनी सोने की करेंसी थी, जिसे वराह कहते थे। उस जमाने का एक पुर्तगाली यात्री था डोमिंगो पाइस। उसने विजयनगर के बारे में लिखा था कि ये शहर रोम जितना बड़ा है और दुनिया का सबसे संपन्न और बेहतरीन सुविधाओं वाला शहर है। ये बात अपने आप में बताती है कि वो शहर कितना भव्य रहा होगा। इस विशाल साम्राज्य पर कुल 4 राजवंशों ने राज किया। शुरुआत के संगम राजवंश ने, लेकिन इसका स्वर्ण युग यानी गोल्डन एज आया तुलु राजवंश के समय। और तुलु राजवंश के सबसे महान शासक थे कृष्णदेव राय। वो सिर्फ एक जबरदस्त योद्धा ही नहीं थे, बल्कि एक कमाल के एडमिनिस्ट्रेटर और एक बेहतरीन कवि भी थे। उन्हीं के राज में विजयनगर कला, साहित्य और समृद्धि के शिखर पर पहुंचा। लेकिन विजयनगर की महानता सिर्फ उसकी दौलत या सेना में नहीं थी। उसकी असली पहचान तो उसकी शानदार कला और वास्तुकला में छिपी है। इनकी आर्किटेक्चरल स्टाइल एकदम अलग थी। सोचिए जरा, विशाल ग्रेनाइट की इमारतें, मंदिरों के आसमान छूते गेटवेज जिन्हें गोपुरम कहते हैं, और बारीक नक्काशी वाले खंभों से सजे हॉल यानी मंडप। हम्पी में विट्ठल मंदिर का पत्थर का रथ तो आज भी इस बेजोड़ कला का सबसे बड़ा सबूत है। लेकिन कहते हैं ना, हर चीज का एक अंत होता है। तो अब देखते हैं कि इस महान साम्राज्य का पतन कैसे हुआ और ये अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गया। साम्राज्य के इतिहास का टर्निंग पॉइंट आया साल 1565 में तालीकोटा के युद्ध के साथ। इस लड़ाई में दक्कन की सल्तनतों बीजापुर, अहमदनगर, गोलकोंडा और बीदर ने मिलकर विजयनगर को हरा दिया। दरअसल विजयनगर की बढ़ती ताकत ने इन सल्तनतों को एक होने पर मजबूर कर दिया था। लेकिन यहां एक जरूरी सवाल उठता है, क्या सिर्फ एक लड़ाई हारने से इतना बड़ा साम्राज्य रातों रात खत्म हो गया? असल में ऐसा नहीं है। तालीकोटा की लड़ाई एक जानलेवा जख्म जरूर थी, लेकिन इसने साम्राज्य को तुरंत खत्म नहीं किया। राजधानी विजयनगर को बुरी तरह लूटा गया, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन साम्राज्य कमजोर हालत में भी अगले 100 साल तक किसी तरह चलता रहा। पर हां, इस हार ने केंद्र को इतना कमजोर कर दिया था कि जो नायक कभी राजा के वफादार थे, वो धीरे धीरे आजाद होने लगे और साम्राज्य अंदर से बिखरता चला गया।
तो फिर विजयनगर का असली महत्व क्या है? राजनीतिक तौर पर देखें तो इसने लगभग 300 साल तक दक्षिण भारत को स्थिरता दी। आर्थिक तौर पर इसने व्यापार के नए रास्ते खोले और सांस्कृतिक रूप से इसने कला और साहित्य को जो बढ़ावा दिया, उसकी मिसाल आज भी दी जाती है। आज उसी महान राजधानी के खंडहार हम्पी के नाम से जाने जाते हैं और ये एक यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। ये हमें उस शानदार गुजरे हुए कल की याद दिलाते हैं। और ये हमें एक गहरे सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करता है। हम उन साम्राज्यों को कैसे याद रखें जो खत्म तो हो चुके हैं, लेकिन जिनके पत्थर आज भी हमें उनकी कहानियां सुनाते हैं?